दोस्तों, अक्सर ये दुनिया एक आम इंसान को कमजोर इंसान समझने की भूल कर बैठती है। जो इंसान ठीक से बात कर रहा हो, सभी की दो चार बातों को सुनकर टाल रहा हो, उसको देखकर दुनिया के लोग यही मान लेते हैं कि ये आदमी बहुत सीधा और कमजोर है। पर दोस्तों, जब एक सीधा इंसान अपने हक के लिए मैदान में लड़ने के लिए उतरता है तो अच्छे अच्छे लोग उसका सामना नहीं कर पाते, क्योंकि कहते हैं ना, शेर सोता हुआ जितना शांत होता है, जागने पर उतना ही खतरनाक। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही मूवी की ओर ले चलता हूँ जिसमें सभी लोगों ने एक आम इंसान को कमजोर इंसान समझने की भूल कर दी। मूवी का नाम इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आजकल YouTube पर कुछ भी डालो स्ट्राइक पहले आ जाता है, इसलिए अगर मूवी का नाम जानना है तो कमेंट बॉक्स में चेक कर लेना। तो चलिए चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है एक छोटी सी फैमिली से, जिसमें एक छोटी सी बच्ची भूमि और उसके माता पिता वेणु और कायल रहते हैं। वेणु पैसे से जितना गरीब होता है, उसका दिल उतना ही अमीर होता है। वैसे तो वो एक चाय की दुकान पर काम करता था, लेकिन वो अपनी बेटी को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलवाना चाहता था। वहीं उसकी छोटी सी बेटी भूमि अपने पिता की इस हालत को समझती थी, इसलिए वो कभी भी किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करती थी। ओवरऑल ये परिवार पैसे से नहीं बल्कि प्यार से चल रहा था। अब एक दिन भूमि के स्कूल में एक फंक्शन होता है जिसमें उसे भारत माता की ड्रेस पहनकर जाना होता है। वेणु उसके लिए वो ड्रेस लेकर आता है और स्कूल फंक्शन में समय से पहुंचने का वादा भी करता है, लेकिन उस दिन चाय की दुकान पर भीड़ होने की वजह से वेणु को समय नहीं मिलता और वो स्कूल नहीं जा पाता। वापस आने पर उसे भूमि की आवाज सुनाई देती है तो वो कायल से उसके फंक्शन के बारे में पूछता है। कायल कहती है कि भूमि आपसे नाराज है क्योंकि आप स्कूल नहीं गए। इसके बाद वेणु भूमि के पास जाता है तो वो गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि मैं भारत माता की साड़ी पहनकर स्कूल में आपका वेट करती रही पापा, लेकिन आप नहीं आए। उसके बाद मैं घर भी इसी साड़ी को पहनकर आ गई ताकि आपको दिखा सकूं, लेकिन आप अब रात को आ रहे हैं, अब इसका क्या फायदा। वेणु उससे कहता है कि मुझे तो तुम बिल्कुल भारत माता लग रही हो, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, लेकिन जब वो तुम्हारी उम्र की होंगी तो बिल्कुल ऐसी ही दिखती होंगी। ये सुनकर भूमि खुश हो जाती है और अपने पिता को गले लगा लेती है। वेणु भी अपनी बेटी की समझदारी पर फक्र महसूस करता है। गाँव में हम जीवा नाम के एक शख्स को देखते हैं जो अक्सर लोगों को उनके हक और सरकार की योजनाओं के बारे में बताता रहता है। गांव के कुछ लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते तो कुछ उसको इग्नोर करते रहते। इस बीच हम देखते हैं वेणु के बड़े भाई संदील को, जो एक जाना माना पॉलिटिशियन है। वो अपने छोटे भाई वेणु से दूर ही रहता है ताकि वेणु की गरीबी से उसकी अमीरी की इमेज पर कोई आंच ना आए। पर इसके उल्टा वेणु अपने बड़े भाई से बेहद प्यार और उसकी रेस्पेक्ट करता है। वो जब भी अपने भाई से मिलने जाता है तो गार्ड उसको ये कहकर लौटा देते हैं कि अभी वो घर पर नहीं है, और बेचारा वेणु ये समझ लेता है कि मेरा भाई बड़ा आदमी है, हो सकता है बिजी होगा, उसे वक्त मिलेगा तब वो उससे जरूर मिलेगा। घर पर वेणु के पिता अपने बड़े बेटे को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वो हमेशा वेणु को समझाते कि तुम्हारा भाई किसी काम का नहीं है, वो तुम्हारी मदद कभी नहीं करेगा। अगर उसमें थोड़ी सी भी शर्म होती तो वो तुम्हारी इस हालत में तुम्हारी मदद जरूर करता। लेकिन वेणु अपने पिता से कहता है कि बाबा, भैया ने अपनी इमेज अपने दम पर कमाई है, इसलिए मैं उनसे मदद कैसे मांग सकता हूँ। मैं जो कमा रहा हूँ उसी में खुश हूँ, मुझे उनसे कोई मदद नहीं चाहिए। मैं तो अपने बड़े भाई से मिलने से ही खुश हो जाता हूँ, उनकी तरक्की से मुझे गर्व महसूस होता है। बेचारा बूढ़ा बाप अपने छोटे बेटे की इस सोच को देखकर इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो जानता है कि वेणु जितना मन का साफ है, संदिल उतना ही लालची और मतलबी है। इसलिए वो वेणु से कहता है कि देख लेना, एक दिन जब तुझे उसकी जरूरत होगी तब वो तेरे साथ क्या करेगा। अब एक दिन संदिल के यहाँ बेटी पैदा होने पर वो पूरे गाँव को न्योता देता है, साथ में वेणु को भी बुलाया जाता है। वेणु अपने काम से छुट्टी लेकर सीधा अपने बड़े भाई के घर पहुंचता है और वहां हलवाई लोगों के साथ काम में लग जाता है। गांव के कुछ लोग उससे कहते हैं कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, हलवाई है तो फिर तुम्हें इसमें लगने की क्या जरूरत है। तो वेणु कहता है कि ये मेरे घर का फंक्शन है और जब तक अपने फंक्शन में खुद काम ना करो तब तक वो फंक्शन पवित्र नहीं माना जाता। ये सुनकर कुछ लोग उससे कहते हैं कि तुम्हारा भाई तुम्हारा फायदा उठा रहा है और तुम उसके बारे में इतना सब कुछ सोच रहे हो, जैसे ये उसकी नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी के पैदा होने की दावत हो। वेणु इन बातों को इग्नोर कर देता है क्योंकि वो काम इसलिए कर रहा था ताकि फंक्शन ठीक से निपट जाए और घर वालों का हाथ लगने से वो फंक्शन पवित्र हो जाए। खैर, इस बीच संदील भी वेणु को काम करते हुए देखता है, लेकिन वो उसे नहीं रोकता, बल्कि वो अगले दिन फंक्शन खत्म होने के बाद सभी कामगारों को पैसा देते वक्त वेणु को भी पैसे देने लगता है, जैसे वेणु को यहाँ इनवाइट नहीं बल्कि काम करने के लिए बुलाया हो। वेणु उसके वो पैसे वापस करता है कि आप ये क्यों कर रहे हो, मैं अपने घर में ही तो काम कर रहा था, और अगर अपने घर में काम नहीं करूंगा तो कहाँ करूंगा। अगर मैंने इसके लिए पैसे लिए तो मुझसे बुरा आदमी कोई नहीं होगा। संदील उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और जबरदस्ती उसके पॉकेट में उसके काम के हिसाब से पैसे डाल देता है। अब वेणु
खुशी खुशी अपने घर वापस आता है और साथ में फंक्शन का खाना भी लाता है। उसके पिता वो खाना खाने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि उस बेईमान आदमी के घर का खाना मैं नहीं खाऊंगा। तुझे भी समझा चुका हूँ कि उससे उम्मीद लगाना छोड़ दे। सिर्फ वो तुझसे काम लेता है, तेरे बारे में नहीं सोचता। वेणु कहता है कि बाबा, मुझे अपने भाई से पैसा नहीं, प्यार चाहिए। जो वो मुझसे करते हैं मेरे लिए इतना ही काफी है। अब अगले दिन स्कूल में भूमि इंग्लिश में स्पीच दे रही होती है, जिसे वेणु और कायल सुन लेते हैं। वेणु अपनी बेटी को इंग्लिश बोलते देख वहीं से क्लैपिंग करने लगता है, जिसके बाद सभी बच्चे हंसने लगते हैं। घर आने पर भूमि कहती है कि पापा, आपने वहाँ ताली क्यों बजाई? मेरे सभी फ्रेंड्स आप पर हंस रहे थे। जिस पर वेणु कहता है कि बेटी, तुम इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रही थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और इसलिए मैंने ऐसा किया। तुम ऐसे ही पढ़ो और खूब तरक्की करो, बस यही मेरी इच्छा है। अब एक दिन गांव में देवी माँ का फेस्टिवल होता है, तो सभी गांव वाले वहाँ इकट्ठा होते हैं। सभी एक साथ पूजा करना शुरू करते हैं। इसी बीच भूमि वहाँ से इधर उधर घूमने निकल पड़ती है। वो देखना चाहती थी कि गांव में सभी ने कैसे कैसे कपड़े पहने हैं। दूसरी तरफ गांव के ही कुछ लोग वहाँ चुपके से शराब पी रहे होते हैं। भूमि को देखकर वो उससे पानी लाने को कहते हैं। अब गांव में सभी एक दूसरे को जानते थे, इसलिए भूमि उनके लिए पानी लेने चली जाती है। वापस आने पर वो तीनों आदमी भूमि को पकड़कर उसके साथ रेप करने की कोशिश करते हैं। इधर कायल को अचानक ख्याल आता है कि भूमि काफी देर से पूजा में नहीं है, इसलिए वो वेणु को भूमि को ढूंढने के लिए कहती है। वेणु पहले तो इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन जब काफी देर तक वो नहीं मिलती तो वो परेशान होने लगता है। इसके बाद वो एक एक करके सभी से पूछते हुए गांव के ही एक आदमी के घर पहुंचता है और वहां जो वो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि 3 आदमी उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। इसके बाद वो चिल्लाते हुए उनकी तरफ भागता है, लेकिन वो तीनों वहां से बचकर निकल जाते हैं। बेचारा वेणु अपनी बेटी को बेहोश देखकर पागल सा हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो फौरन उसको घर लाकर अपने बड़े भाई को ये सब बताता है। वेणु जिन लोगों के बारे में संदील को बताता है वो संदील की ही पार्टी के लोग होते हैं। संदील समझ जाता है कि इस मामले को यहीं दबाना होगा, नहीं तो उसकी पार्टी के साथ दिक्कत हो जाएगी। वो वेणु को इस बारे में कुछ नहीं बताता, बल्कि कहता है कि उन लोगों को मैं देख लूंगा, तुम फिलहाल इसे अच्छे से हॉस्पिटल में लेकर जाओ, इसका इलाज होना जरूरी है। और फिलहाल सभी को यही बताना कि इसे कुत्ते ने काटा है। मैं जाकर उन तीनों को देखता हूँ। वेणु को अपने भाई पर भरोसा होता है, इसलिए वो ठीक ऐसा ही करता है और किसी को कुछ नहीं बताता। पर मन ही मन वो अंदर से काफी दुखी होता है, तो बार बार यही सोचने लगता है कि उसके सामने वो तीनों लोग उसकी बेटी को नोच रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। कायल भी उसको बोलती है कि हमें उन लोगों को सजा दिलवानी है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। वेणु कायल से कहता है कि बड़े भाई उनको नहीं छोड़ेंगे, मेरी बेटी उनकी बेटी जैसी है, वो उन लोगों को सजा दिलवाएंगे और मेरी पूरी मदद करेंगे। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों आदमी अपनी पार्टी के बड़े आदमी के पास जाकर पूरी बात बताते हैं। पहले तो वो आदमी उनको भला बुरा कहता है, लेकिन पार्टी की इमेज की वजह से वो सीधे संदील को अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि तुम अपने छोटे भाई को समझाओ, ये तीनों उसको मुंह मांगी रकम देने को तैयार हैं। बदले में उससे कहो कि वो इस मामले को यहीं खत्म कर दे। संदील को पैसों का लालच आ जाता है। वो सोचता है कि मैं अपने भाई को समझा लूंगा और कुछ पैसे देकर सारे पैसे अपने पास रख लूंगा, इसलिए वो पहले ही उन तीनों से पैसे लेकर उस मामले को खत्म करने की गारंटी ले लेता है। इसके बाद वो वेणु के पास जाता है, जो अपनी बेटी को हॉस्पिटल के शीशे के बाहर से निहार रहा होता है। अपने बड़े भाई को देखकर उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है, लेकिन तभी संदील उससे कहता है कि वेणु, हमें इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये बात गांव में फैल गई तो हमारी इमेज मिट्टी में मिल जाएगी। भूमि से कभी कोई शादी नहीं करेगा और तो और उसे कोई पढ़ने भी नहीं देगा। क्या तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा होते हुए देखना चाहते हो? वेणु बेचारा समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर मेरा भाई ऐसा क्यों बोल रहा है। वो भूमि के फ्यूचर को लेकर भी परेशान होता है, इसलिए कुछ जवाब नहीं दे पाता। वेणु कहता है कि भैया, उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने ये सब किया है? क्या उन्हें हम कोई सजा नहीं दिलवाएंगे? तो संदील कहता है कि ऐसा नहीं है, उनको मैं देख लूंगा और अपने हिसाब से सजा दिलवाऊंगा, तुम बस इस बात को अपने तक रखो। इसके बाद संदील उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम अपनी खुद की चाय की दुकान खरीद लो, और इसके अलावा तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बोलना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। वेणु उलझे हुए मन में हामी भर लेता है और संदील के जाने के बाद फिर से उसी शीशे के अंदर से अपनी बेटी को देखने लगता है। भूमि के चेहरे को देखने से उसके सामने वही रात वाला सीन बार बार आने लगता है, इसलिए वो बेहद परेशान हो जाता है। दूसरे दिन जीवा को ये बात पता चलती है और वो वेणु से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चलो मेरे साथ। इसके बाद वो वेणु को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहाँ का कांस्टेबल उससे बोलता है कि इसके लिए तुम गांव की पंचायत बुलाकर फैसला कर लो, पुलिस तक क्यों इस बात को लेकर आ रहे हो? जीवा कहता है कि सर, सरकार ने हमें कंप्लेंट करने का हक दिया है
और अगर आप ही ऐसा करेंगे तो कौन हमारी सुनेगा। पर फिर भी वो कांस्टेबल उसकी नहीं सुनता और मजबूरन जीवा और वेणु को वहाँ से जाना पड़ता है। ये बात अब जैसे ही उन तीनों लोगों को पता चलती है तो वो तीनों अपने आदमियों के साथ वेणु के पास आकर उसे मारने पीटने लगते हैं। उनमें से एक कहता है कि जब पैसे ले लिए तो कंप्लेंट करने क्यों गया था। ये सुनकर वेणु के होश उड़ जाते हैं। उसे आखिरकार समझ आ जाता है कि ये सब उसके भाई ने किया है। वो उन लोगों को बचाना चाहता है, इसलिए उसने वो पैसे लिए और मुझे भी दिए। वो आदमी उसको धमकी देते हैं कि अगर तू पुलिस स्टेशन गया तो तेरी बीबी के साथ भी वही होगा जो तेरी बेटी के साथ हुआ है। यानी इस तरह वेणु, जो कि एक आम आदमी था, जो खुद के लिए जी रहा था, किसी का बुरा नहीं चाहता था, जिसे अपने भाई पर विश्वास था, वो अब अकेले पड़ चुका था। उसका भरोसा अब सभी से उठ चुका था। अब वो समझ चुका था कि अब जो भी करना है बस उसे ही करना है। तो इस तरह अब वो एक आम आदमी की कैटेगरी से बाहर आ रहा था, जिसके बारे में दुनिया ने यही सोच रखा था कि ये आदमी आखिर क्या ही उखाड़ लेगा। लेकिन ये सीधा आदमी कितना टेढ़ा होने वाला था, इसका पता सबसे पहले उसी आदमी को चलने वाला था जिस पर वेणु सबसे ज्यादा विश्वास करता था। वो फौरन उस चाय वाली दुकान के पैसे लेकर अपने बड़े भाई के पास जाकर उसके मुंह पर फेंक देता है और कहता है कि तुम जैसा भाई कभी किसी दुश्मन को भी ना मिले। मैं सौगंध खा रहा हूँ कि जब तक उन तीनों को सजा नहीं दिलवा दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, और जो भी इसके बीच आएगा वो भी इसका परिणाम भुगतेगा, चाहे वो कोई भी हो। इसके बाद वेणु जीवा की मदद लेता है और एक लेडी लॉयर के पास जाकर अपनी सारी बातें बताता है। वो लॉयर कोर्ट में याचिका दायर कर देती है और आखिरकार सुनवाई का दिन आ जाता है। लॉयर जज को बताती है कि जब वेणु कंप्लेंट लिखवाने गया तो पुलिस ने कंप्लेंट तक नहीं लिखी। इसके बाद जब उस कांस्टेबल को कटघरे में बुलाया गया तो उसका कहना था कि अरे साहब, मैं तो इस आदमी को जानता नहीं, ना ही कभी मैंने वेणु नाम सुना, यहाँ तक कि गांव में भी किसी ने मुझे ये खबर नहीं दी। जज समझ जाता है कि पुलिस वाला नौटंकी कर रहा है, लेकिन लॉयर के पास कोई सबूत ना होने की वजह से वो फौरन पुलिस को एक कंप्लेंट दर्ज करने को कहता है और साथ ही भूमि के इलाज का खर्चा सरकार द्वारा देने का फैसला लेता है। वो पुलिस वाले को कहता है कि आप वेणु को आज देख लीजिए और अब आप इनको जान जाइए, क्योंकि अब आप इनकी कंप्लेंट लिखने वाले हैं। जज के इस रवैये से पुलिस वाले समझ जाते हैं कि जज सब कुछ समझ चुका है। वो फौरन कंप्लेंट लिखता है और इसके बाद सुनवाई की अगली तारीख तय की जाती है। इस बीच भूमि भी रिकवर होने लगती है और वेणु की हिम्मत वापस आने लगती है। हॉस्पिटल में भूमि वेणु से पूछती है कि पापा, मुझे क्या हुआ था, वो काका मेरे साथ क्या कर रहे थे। तो वेणु चुप हो जाता है। आखिर वो अपनी बेटी को ये सब कैसे समझा सकता है। खैर, अब भूमि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है और वेणु उसे अपने घर ले आता है, पर गांव वाले उससे ठीक से बात नहीं करते और यहाँ तक कि चाय की दुकान का मालिक उसे काम पर रखने से मना कर देता है। लेकिन वेणु पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने ठान लिया था कि वो हर कंडीशन में सब कुछ करेगा पर अपनी बेटी को इंसाफ जरूर दिलवाएगा। इसलिए वो अपनी बेटी को अपनी ससुराल ले जाता है, जहाँ समंदर के किनारे भूमि का मन लग सके। इस बीच अगली सुनवाई का दिन आ जाता है और पुलिस वाला डर की वजह से ऐसे कंप्लेंट लिखता है कि उन तीनों लोगों को कटघरे में आना ही पड़ता है। जज उसी लॉयर से बाकी दोनों के खिलाफ सबूत की मांग करता है, तो लॉयर उनसे थोड़ा सा वक्त मांगती है और इस तरह सुनवाई अगली तारीख तक टल जाती है। गांव में कुछ लोग वेणु की मदद के लिए आगे आते हैं, क्योंकि वेणु के पिता सभी को समझाते हैं कि एक दिन अगर ये सब उनकी बेटियों के साथ हुआ तो उनका साथ कोई नहीं देगा और ये पॉलिटिशियंस की हिम्मत बढ़ जाएगी। उन गांव वालों की गवाही पर अगली सुनवाई के दिन जज उन तीनों को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लेते हैं और भूमि को अकेले कमरे में वेणु और कायल के सामने उस रात की घटना के बारे में पूछता है। भूमि उनको सब कुछ बताती है, जिसके बाद जज अगले दिन उन तीनों को सजा सुना देते हैं। अब कहानी जाती है 6 महीने आगे, जब वेणु सरकारी मदद से खुद की दुकान खोल लेता है और भूमि भी अपने स्कूल जाना शुरू कर देती है। इस बीच वेणु देखता है कि वो तीनों जेल से बेल लेकर बाहर आ गए हैं। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि अब ये तीनों उसके परिवार को परेशान जरूर करेंगे। लेकिन वेणु अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है और उनको समझा देता है कि इस बार मैं सच में पुलिस के पास नहीं जाऊंगा और ना ही किसी को जाने के लायक छोड़ूंगा। ये सुनकर उन तीनों लोगों के इरादे ठंडे पड़ जाते हैं, लेकिन वेणु इस बात को लेकर परेशान रहता है कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी ये तीनों बाहर आके से गए, इनको सलाखों के पीछे पहुंचाना जरूरी है। वो वापस जीवा से मिलता है और उससे पूछता है कि आखिर इसमें क्या हो सकता है। जीवा उससे कहता है कि तुम घबराओ नहीं, हम उनके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे और उन्हें सजा दिलवाएंगे। लेकिन वेणु कहता है कि अगर मैं यही सब करता रहूंगा तो अपनी बेटी पर ध्यान कब दूंगा, उसकी पढ़ाई लिखाई पर इसका असर पड़ेगा। जीवा कहता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम उसको बाहर भेज देंगे जहाँ वो ठीक से पढ़ सके।
इस बीच एक दिन भूमि अपने स्कूल से वापस नहीं आती तो वेणु सीधा पुलिस के पास पहुंचता है और उनको ये सब बताता है। लेकिन पुलिस वाला उसका मजाक उड़ाता है कि तुम पुलिस स्टेशन आए क्यों हो, तुम्हें तो सीधा कोर्ट जाने की आदत है, इसलिए वहीं जाकर ढूंढो। वेणु को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और इसके बाद गांव के सभी लोग भूमि को ढूंढने लगते हैं। गांव में हो रहे इस हल्ले को देखकर रात को पुलिस भी एक्शन में आ जाती है और शक के बिना पर उन तीनों को फिर से अरेस्ट कर लेती है। ढूंढने पर भूमि समंदर के किनारे एक बोट पर मिलती है तो वेणु को देखते ही कहती है कि पापा, आपने पूरा दिन निकाल दिया, आप तो कल ही आने वाले थे। ये सुनकर जीवा और कायल वेणु से ये सब करने की वजह पूछते हैं कि आखिर उसने जानबूझकर भूमि को क्यों छिपाया और पुलिस स्टेशन क्यों गया। तो वो कहता है कि इसकी वजह तुम लोगों को बहुत जल्द पता चल जाएगी। उधर गांव के सभी लोग उन तीनों आदमियों को लेकर बड़ा प्रदर्शन करने लगते हैं और ठान लेते हैं कि इस बार पूरा गांव भूमि के लिए गवाही देगा। संदील भी अब अपनी बेटी के बारे में सोचकर उन तीनों के खिलाफ गवाही देने के लिए मान जाता है, जिसके बाद कोर्ट में उन तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। इस तरह वेणु ने अपने दिमाग के बल पर उन तीनों को जेल पहुंचाने का काम कर दिया था। मुझे तो लगा था कि इस बार वेणु उन तीनों को मारने का फैसला लेगा और खुद जेल चला जाएगा ताकि अपनी बेटी के साथ हुए बुरे काम का बदला ले सके। लेकिन नहीं दोस्तों, बॉलीवुड मूवीज की तरह यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उन तीनों को सजा दिलवाई। बाद में उसने बोला कि बेटी घूमते हुए समंदर के किनारे चली गई थी क्योंकि उन तीनों को वापस गांव में देखकर वो डर गई थी। इस बात का फायदा उसे मिला। उसका भाई संदील भी अब उसका साथ देने लगा और आखिरकार एक आम इंसान ने ये सब कर दिखाया। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसको लाइक करने के साथ साथ सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही धांसू मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।